तो हम अपने साइंस के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कल हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, फर्स्ट चैप्टर के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो टोटल 9 पार्ट्स इसके बने हैं। कल मैंने आपको कुछ 9 या 10 क्वेश्चंस भी दिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके सेंड कर दिए थे। उसके आंसर्स आपको पता ही है कि परीक्षा बोर्ड में मिल जाएंगे, मैंने कल की वीडियो में वो एक्सप्लेन कर दिया था। एक किसी बच्चे का डाउट था वो मैं समझाता हूँ, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने पूछा था कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ में नहीं आई। ठीक है, तो एक बार एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या है और एंडोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है इसे। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में एनर्जी का लॉस हो, मतलब एनर्जी क्या हो किसी भी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में वहां से बाहर निकल जाए। तो उसका मैंने एग्जांपल भी बताया था। मान लो A + B अगर मैं बात कर रहा हूं, A + B की अगर मैं बात करता हूं तो वो एनर्जी को रिलीज करेंगे, मतलब A + B = C + D + एनर्जी। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तब तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब हम सांस को बाहर छोड़ रहे होते हैं तब क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो होता है वो सांसों के साथ मतलब एयर के साथ मिलकर बाहर की तरफ जाता है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो किसी भी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में, उस रिएक्शन को बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक की बात करते हैं, इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था एक्सोथर्मिक का। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल क्या था कि रेस्पिरेशन हो सकता है या फिर कंबशन हो सकता है। रेस्पिरेशन बताई दिया मैंने कैसे होता है। कंबशन क्या होता है, जब हम किसी चीज को जलाते हैं, ठीक है, कार्बन को अगर मैंने जलाया तो उसमें से स्मोक निकलता है और अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जो धुआं होता है वो भी गर्म होता है, वो बाहर निकलता है। बाहर निकलना मतलब हीट बाहर निकल रही है। हीट का मतलब क्या है, एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट बाहर निकलती है, इसका मतलब एनर्जी बाहर निकल रही है। उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक की अगर हम बात करते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है। अब ऊपर क्या था एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में हमने क्या बोला था कि ऐसी कोई सी रिएक्शन जिसमें से हीट या फिर कोई भी टाइप में एनर्जी बाहर निकले। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी या तो अंदर आए, ठीक है, एनर्जी या तो कंपोनेंट लेने चाहिए, एब्जॉर्ब करने चाहिए, ठीक है, या फिर बनाने चाहिए। एब्जॉर्ब करना हम यहाँ पे मेन फोकस एब्जॉर्ब करने वाले पॉइंट पे देंगे। देखो इसका एग्जांपल मैंने दिया था फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मैंने क्यों दिया था, क्योंकि वहां पे कंपोनेंट्स क्या करते हैं, एनर्जी को लेते हैं। जैसे देखो सिंपली मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूं, रिएक्शंस में तो ऐसे समझ में ऐसे नहीं आएगा, थ्योरेटिकल में बताता हूं। हमने क्या सुना है कि प्लांट कुछ चीजों की वजह से अपना खाना बनाते हैं। एक सनलाइट है, ठीक है, क्लोरोफिल तो मीडिएटर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी वजह से क्या करते हैं, वो अपना खाना बना पाते हैं। अब सनलाइट अगर नहीं होगी तो प्लांट ग्रो कर पाएगा या फिर अपना खाना बना पाएगा क्या, नहीं। तो सनलाइट में बेसिकली क्या है, एनर्जी है, क्योंकि हीट अगर आ रही है तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करने के बाद उसी से रिएक्शन को आगे बढ़ाया जाता है। तो जिस भी रिएक्शन में हीट या फिर लाइट को या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इससे समझ में आ जाएगा। हम खाना बना रहे हैं तो हम खाने को क्या करते हैं, नीचे से बर्नर पे आग लगाते हैं, तो आग जा रही है तो उसमें क्या कर रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी हमारा खाना बन पाएगा। अगर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो खाना नहीं बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। किसी को और डाउट हो तो वो भी ग्रुप पे पूछ सकता है, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। सेकंड चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज का पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज मैं आपके एसिड बेस और सॉल्ट के सारे जो है डाउट्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ जितना भी बेसिक है अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो वो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, एसिड और बेस में भी ध्यान दो, एसिड बेस क्या होते हैं। तो एसिड को हिंदी में बोला जाता है अम्ल, बेस को बोला जाता है क्षार। साइंटिफिक तरीके से अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो एसिड और बेस के पीछे बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी थी। ठीक है, अगर मैं एसिड की डेफिनेशन देखता हूं तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला था जो एसिड है, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, एसिड जो है तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस, द सब्सटेंस नहीं, चलो अगर मैं इंग्लिश में लिखूंगा
हिंदी में भी लिखना पड़ेगा, वीडियो लंबा बन जाएगा। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या करे, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H+ आयंस दे, ठीक है, कौन से आयंस दे, H+ आयंस दे। एसिड हमेशा कौन सा आयंस देगा, H+ आयंस देगा वाटर में डिसॉल्व होने के बाद। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है उसको मैं वाटर के अंदर डालता हूं तो वो H+ आयंस देगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एसिड। ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी यही है कि अगर कोई अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डाला जाए और वो डिसॉल्व होने के साथ H+ आयंस दे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, एसिड बोलूंगा, ठीक है। बेस की अगर हम बात करें तो ऐसा कोई सा आयन, ऐसा कोई सा सब्सटेंस जिसको मैं वाटर में डालूं और वो OH- आयंस दे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बेस। डेफिनेशन समझ में आई, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको हम पानी के अंदर डालें और वो H+ आयंस दे, ठीक है, H+ आयंस दे सिंपल सा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अम्ल, ठीक है। अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसको पानी में डालने पर, घुलने पर वो OH- आयंस देगा, हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, क्षार और अम्ल। आया समझ में, क्षार और अम्ल, ये दोनों चीजें समझ में आई थिंक आ गई होंगी, दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा आते हैं एक और लेवल ऊपर। ये डेफिनेशन हो गई बेसिक डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या है, एसिड को अगर H+ आयंस कोई सब्सटेंस दे रहा है वाटर में डिसॉल्व होने पर तो वो अम्ल होगा, OH- दे रहा है तो वो क्षार होगा। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। दूसरा, एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने पहले साइंटिस्ट का विरोध तो नहीं किया, लेकिन दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी भी एक डेफिनेशन दी इसी में ऐड करते हुए। उन्होंने बोला कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयंस देगा, पानी में घुलने पर H+ आयंस देगा, साथ ही में वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। क्या करेगा, वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा। कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, बस अभी के लिए इतना याद कर लो कि एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। बेस की बात करते हैं तो प्रोटॉन को डोनेट करना इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अभी रुक जाओ, अभी मैं बताता हूं इसके बारे में, और इसकी थ्योरी समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी बस इतना याद रखो, ये प्रोटॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। यहाँ पे आते हैं बेस। बेस की अगर मैं बात करता हूं तो बेस क्या होगा, एक ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि OH- आयंस बना रहा है इसमें वाटर में डिसॉल्व होने पे, और वो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। प्रोटॉन को वो एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ऐसा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे बेस बोलेंगे। इतनी थ्योरीज पढ़ने के बाद थोड़ी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है, अब देखो एसिड का हमने बता दिया। अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाली डेफिनेशन को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ 10th अगर एमपी बोर्ड सिंपल हमें देखना है तो इसके हिसाब से इतना भी आप याद रखते हो डेफिनेशन इसकी, कि अगर कोई सब्सटेंस है जो कि H+ आयंस दे रहा है वाटर में डिसॉल्व होने पर तो वो एसिड है, OH- आयंस दे रहा है तो वो बेस है। इतनी डेफिनेशन काफी है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एसिड क्या होते हैं। अब एसिड के टाइप्स क्या होंगे, एसिड तो हो गया हमारा कि एसिड क्या होता है, एसिड के टाइप्स क्या होंगे। तो एसिड के टाइप्स दो होते हैं, एक होता है स्ट्रांग एसिड, एक होता है वीक एसिड। स्ट्रांग एसिड क्या, कि जब भी किसी सब्सटेंस को डाला जाए वाटर में डिसॉल्व होने पर वो पूरे तरीके से H+ आयंस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो स्ट्रांग एसिड है, ठीक है, मजबूत अम्ल है। अगर मैं उसी की बात करूंगा कि ऐसा कोई सा सब्सटेंस है जिसको डाला जाए वो कुछ हद तक H+ आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, कुछ हद तक नहीं हो रहा, मतलब थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा, तो उसको मैं क्या लूंगा, वीक एसिड, ठीक है। अब एसिड के ये दो टाइप हो गए, बेस के भी ऐसे 4 टाइप्स होते हैं, लेकिन दो अभी काम के, स्ट्रांग बेस और वीक बेस। ऐसे क्षार या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिसॉल्व होने पर पूरे तरीके से OH- आयंस में कन्वर्ट हो जाए तो उसको मैं स्ट्रांग बोलूंगा, और ऐसे जो कि थोड़े OH- आयंस में कन्वर्ट हो जाए, थोड़े ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वीक बेस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़े से कन्वर्ट हो गए और थोड़े से नहीं हुए, तो इसका देखो मतलब क्या है कि जो थोड़े आयंस कन्वर्ट हो गए, मान लो कि मैंने 1 लीटर एसिड था, या फिर मान लो कि 100 ग्राम एसिड था, 100 ग्राम सब्सटेंस था, उसको मैंने वाटर के अंदर डाल दिया। अब वो 100 ग्राम पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, H+ आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो इसको मैं क्या लूंगा, स्ट्रांग। लेकिन वो पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ। देखो जितना डिसॉल्व होगा
ठीक है 50% इसके अंदर घुल गया तो 50% क्या हुआ इसका मतलब कि H+ आयंस में कन्वर्ट हो गया। 50% ऐसा है जो कि घुल ही नहीं पा रहा है, डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वो कभी भी H+ आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि यही बेसिक डेफिनेशन ही है उसकी कि अगर कोई डिसॉल्व हो रहा है वाटर में सब्सटेंस तो ही वो H+ आयंस में कन्वर्ट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। क्या समझ में? ऐसे सेम बेस के साथ भी कि बेस भी अगर पूरे तरीके से डिसॉल्व हो रहा है तो पूरे तरीके से कन्वर्ट होगा, जितना डिसॉल्व हो रहा है उतना ही कन्वर्ट होगा वो OH- आयंस में। OH को हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है, तो हाइड्रोक्साइड आयंस अगर कभी मैं बोलूं तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अब एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं। एसिड देखो प्रॉपर्टी क्या है कि ये वाटर में डिसॉल्व होने पर वाटर में डिसॉल्व होने पर H+ आयंस देगा। ठीक है, मैं सिंपल अभी पॉइंट्स लिख रहा हूं, मैं आपको अभी क्वेश्चन आंसर नहीं बता रहा हूं, ना ही अभी नोट्स बनवा रहा हूं, सिंपली जो मैं लिखते जा रहा हूं समझने के लिए अपनी कॉपी में लिख लेना। चैप्टर जैसे ही एंड होगा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बताऊंगा जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उनके आंसर्स बताऊंगा, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा, अभी मैं केवल चैप्टर को समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसी में आपको आंसर्स अपने मिल जाएंगे। एसिड जो है अम्ल जो है वो वाटर में घुलने पर कौन सा आयंस देगा? H+ आयंस देगा। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, मतलब खट्टा होता है। हम सारे एसिड्स को टेस्ट नहीं कर सकते है ना, ये भी याद रखना कि एसिड मतलब अम्ल को टेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ एक एसिड्स ऐसे हैं जो कि हमारे फूड में भी होते हैं, ठीक है, हम जो डेली यूज कर रहे हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ठीक है, उसके लेमन, टोमेटो एसिडिक एसिड होता है, ठीक है, तो इन टाइप के एसिड जो कि हम डेली लाइफ में डोमेस्टिक लाइफ में यूज करते हैं उनका टेस्ट हमने अधिकतर देखा कि क्या होता है? सॉर होता है, मतलब खट्टा टेस्ट होता है। थर्ड अगर मैं बात करता हूं एक होता है लिटमस पेपर टेस्ट, ठीक है, सब्सटेंस को सॉल्यूशन को चेक करने के लिए लिटमस पेपर का एक टेस्ट किया जाता है। अब लिटमस पेपर टेस्ट क्या है? तो लिटमस पेपर टेस्ट में एक पेपर रहता है, ठीक है, पेपर को अगर हम ब्लू पेपर, ठीक है, ब्लू पेपर को हम क्या करते हैं अगर एसिड में मैं डालता हूं तो वो डायरेक्टली किस कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। टर्न्स लिटमस पेपर को हिंदी में भी लिटमस पेपर ही बोलते हैं, याद रखना। टर्न्स लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है, एसिड थोड़ा डेंजर ही लगता है तो रेड कलर से भी आप समझ जाओगे कि किसमें रेड में कन्वर्ट कर देता है, इसका मतलब डेंजर है, जो कि किसको बोलेंगे? एसिड को बोलेंगे। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा, तीसरा, फोर्थ जो है मोस्ट ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्या है कि अधिकतर एसिड्स जो होंगे, अधिकतर अम्ल जो होंगे वो सब क्या होंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत के चालक होंगे, ठीक है, अधिकतर, मैं ये नहीं बोलता कि सारे होंगे, लेकिन अधिकतर क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। फिफ्थ की अगर मैं बात करूंगा, मोस्ट ऑफ एसिड्स आर इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब क्या है कि अधिकतर अम्ल जो होंगे वो ठोस सतह में, ठोस स्टेट को क्या बोलते हैं? स्टेट्स ऑफ पदार्थ की देखो स्टेट्स का मतलब मुझे हिंदी में अभी परफेक्ट नहीं पता, लेकिन ठोस होते हैं, ठीक है, अगर मैं उनकी फिजिकल स्टेट देखता हूं, उनको देख पा रहा हूं तो ये क्या है? सॉलिड है, ठीक है, तो ठोस तरीके से पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर इन सॉलिड स्टेट, ठोस में पाए जाते हैं। अब मोस्ट की मैंने बात की है ना, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे नहीं बोल रहा हूं कि जितने भी एसिड होते हैं वो सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। कितने हो गए? एक प्रॉपर्टी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। और अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो शॉर्ट टेस्ट हो गया, लिटमस पेपर टेस्ट हो गया, एक और प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है पीएच वैल्यू, ठीक है। पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें, सिर्फ अभी के लिए इतना याद कर लो इस पॉइंट को कि जो पीएच वैल्यू एसिड की होती है, एसिड पीएच इज ऑलवेज लेस देन 7, मतलब 7 से हमेशा क्या होती है? पीएच इसकी कम होती है। पीएच एक वैल्यू होती है, हाइड्रोजन की वैल्यू हम निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो जो वैल्यू आती है वो हमेशा एसिड की क्या आती है? 7 से कम आती है। इसी के जस्ट अपोजिट अगर हम बेस देखें तो H+ आयंस की जगह OH- आयंस देखता है। सॉर टेस्ट की जगह बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट का मतलब पता है? बिटर टेस्ट का मतलब होता है सिंपली कड़वा टेस्ट, ठीक है। कभी अगर टेस्ट करना तो साबुन जो होता है, साबुन में बेस पाया जाता है तो उसका जो टेस्ट होगा वही बेस का टेस्ट होता है,
टर्न्स लिटमस पेपर टू रेड। अगर ये रेड में कन्वर्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसमें क्या होता था, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता था, ये क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। मोस्ट ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां पे आएगा मोस्ट ऑफ बेसिस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ एसिड्स आर इन सॉलिड स्टेट, मोस्ट ऑफ बेसिस आर नॉट इन सॉलिड स्टेट। pH वैल्यू इज लेस देन 7 और बेस की क्या होती है, pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। ठीक है, यहां पे एसिड बेस में डिफरेंस खत्म करते हैं। कल मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी और क्या-क्या होती है। ठीक है, इसी के साथ कल हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।